जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे जीव विज्ञान। कंप्लीट जीव विज्ञान को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरे जीव विज्ञान को जितने भी क्वेश्चंस रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, स्टेट पीसीएस, सारे स्टेट पीसीएस क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है और यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चनों को और साथ ही साथ यूपीएससी के भी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। अगर आप इस वीडियो को, पूरे वीडियो को, जीव विज्ञान के पूरे वीडियो को अगर देखते हैं तो मुझे पूरा अनुमान है कि इससे जीव विज्ञान का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल ही नहीं छूटने वाला है और इससे ऊपर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला जो चैप्टर है जीव विज्ञान की उपशाखाएँ, ठीक है, जितने उपशाखाएँ हैं उसको देखते हैं और सारे को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो विज्ञान है, विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है और इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है या दो भागों, प्रकृति विज्ञान या नेचुरल इसे बोल सकते हैं, नेचुरल साइंस या सोशल साइंस में विभाजित किया गया है। जो नेचुरल साइंस है, प्रकृति विज्ञान है, उसको भी दो प्रमुख शाखाओं में, जैसे फिजिकल साइंस हो गया और लाइफ साइंस में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके बाद और भी शाखाएँ हैं, उसको कई पार्ट में, उपशाखाओं के पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। आपको पता, लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं सारे उपशाखाओं को, जीव विज्ञान की जितने भी इम्पोर्टेंट शाखाएँ हैं, उपशाखाएँ, उसको देखते हैं। तो पहला है जियोलॉजी, जंतु विज्ञान का अध्ययन जो करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? जियोलॉजी। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। और इसके अलावा देखिए बॉटनी, अगर बॉटनी की बात करें तो इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पादपों, बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पीशीज हो गए, जो पादप हो गए, ठीक है, उनके विषय में अध्ययन किया जाएगा। और जंतु के विषय में अगर अध्ययन किया जा रहा है तो उसको जूलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेन पार्ट। इसके अलावा आप देखते हैं क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया जाएगा। पक्षी, अगर पक्षी के अध्ययन को किया जाएगा तो उसे बोलेंगे आर्नियोथियोलॉजी। ठीक है, आर्नियोथियोलॉजी को बोलेंगे पक्षी विज्ञान का अध्ययन। जेनेटिक्स में क्या? वंशागति को अध्ययन किया जाता है, वंशागति को जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पर्यावरण के विषय में अध्ययन किया जाता है। और पैलियोबायोलॉजी में जीवाश्म, जितने भी जीवाश्म हैं उनके विषय में अध्ययन किया जाएगा, पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, और इस देखिए फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। इसको पूरा रट जाइए, एक बार वीडियो देखेंगे तो पूरा मेमोराइज हो जाएगा। एंथोलॉजी बोलते हैं फूलों के अध्ययन को, और कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं एंटमोलॉजी। ठीक है, अगर पैडोलॉजी होता है तो पैडोलॉजी में से होता है, अगर आप रूट वर्ड थोड़ा सा भी पता है, अगर रूट वर्ड, अगर इंग्लिश का अध्ययन थोड़ा बहुत किए हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो रूट वर्ड अगर आपको पता है तो रूट वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर रूट वर्ड थोड़ा सा भी आपको याद है तो कीटों का अध्ययन क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं विश्व जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, उसे बोलेंगे जननांकी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या बोलेंगे? जननांकी। और विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को बोलेंगे एथनोलॉजी। ठीक है, एथनोलॉजी। इसके अलावा देखते हैं जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस विज्ञान या इस ज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। इस सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जितने यूपी लोअर पीसीएस में सारा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा देखिए बिहार पीसीएस भी हो गया। पैलियो वनस्पति के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फॉसिल प्लांट्स का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं पैलियो वनस्पति के अध्ययन को, पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर आपको पता ही होगा। एपीकल्चर आपको पता ही होगा, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं, या मधुमक्खी का जो उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखते हैं कुछ खेती और खेती का नामकरण। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को बोलते हैं एग्रोनॉमी, और सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलरीकल्चर, और फलों की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है,
पीसी कल्चर, पीसी मछली पालन के लिए किया जाता है पीसी कल्चर। और हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी, जिसमें हो गया फूल फल सब्जी की कृषि, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को बोलते हैं ओलेरीकल्चर। सब्जी के लिए जो काम आने वाले पौधे हैं उनको बोलते हैं ओलेरीकल्चर। और देखिए लेक्सिकोग्राफी जो होता है, लेक्सिकोग्राफी होता है शब्दकोश का संकलन या संयोजन। शब्दकोश का संकलन या संयोजन जो होता है लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी में होता है भाषा की संरचना विकास तथा इतिहास का अध्ययन जो होता है फिलोलॉजी में होता है। आइकनोग्राफी जो होता है, आइकनो में चित्रकला का अध्ययन किया जाता है, प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है, ये सब आइकनोग्राफी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए विटिकल्चर, विटिकल्चर जो होता है भी आपने देखा ही, अंगूर के विटिकल्चर के उत्पाद द्वारा जो उत्पादित होता है उसमें क्या होता है, अंगूर का उत्पादन किया जाता है। कीट संवर्धन जो होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है कीट संवर्धन। और वर्मी कल्चर जो होता है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है उसे बोलते हैं अर्थवर्म। क्लियर, अर्थवर्म बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, जेरेंटोलॉजी जो होता है संबंधित होता है वृद्धों के अध्ययन से, जेरेंटोलॉजी संबंधित होता है। और वृद्धावस्था में काल के विषय में प्राप्त ज्ञान करने की विधा को बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। जेनेटिक्स अध्ययन, आनुवंशिकता और विचरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। पेट्रोलॉजी अभी आपने देखा ही। अस्थियों का जो होता है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोरोसिस से एक रोग होता है, ठीक है, हड्डियों के अंतर्गत आता है। इसे देखिए अगर अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है तो उसमें जाते हैं सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में से जो अलग है वो साइकोलॉजी जो है अलग है। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं एरोकल्चर, एरोकल्चर जो होता है अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एरोकल्चर जो होता है मृदा विहीन जो पादप संवर्धन होते हैं एरोकल्चर के अंतर्गत आते हैं। और मोरीकल्चर, मोरीकल्चर होता है, मैं एक बार और भी बता दे रहा हूँ उसको आप याद करिए। मोरीकल्चर जो होता है शहतूत के लिए होता है, शहतूत की खेती के बोलते हैं मोरीकल्चर। मेरीकल्चर, मोरी मेरी में कन्फ्यूजन नहीं होता है, मोरीकल्चर होता है शहतूत की खेती के लिए। मेरीकल्चर जो होता है मानव उपयोग या उपभोग हेतु जो समुद्री जीव होते हैं उनके संवर्धन के लिए क्या होता है, मेरीकल्चर। तो मेरी और मोरी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोरी में शहतूत का खेती का अध्ययन किया जाता है, मेरी में जो होते हैं जो समुद्री होते हैं, समुद्री जीव होते हैं जो मानव के उपयोग के लिए उपयोग होते हैं उनके संवर्धन के लिए मेरीकल्चर यूज किया जाता है। ठीक है, हेलीकल्चर क्वेश्चन आ सकता है। हेलीकल्चर, हेलीकल्चर जो होता है ये होता है घेंघे, घोंघे देखे होंगे जो समुद्र या ऐसे पाए जाते हैं, घोंघे के जो संवर्धन होता है इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल, इसके संवर्धन को जो अंतर्गत आता है हेलीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओलीकल्चर होता है, ओलीकल्चर होता है जैतून के जैतून का उत्पादन या संरक्षण या व्यापार के जो होता है ओलीकल्चर के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रियोकल्चर, देखिए ऑस्ट्रियोकल्चर जो होता है, ऑस्ट्रीकल्चर इसको बोलते हैं, ऑस्ट्री जो कल्चर होता है इसमें क्या होता है सीपों का कृत्रिम प्रजनन किया जाता है। सीप जो समुद्र में सीप पाए जाते हैं, सीपों के कृत्रिम प्रजनन के विषय में। ठीक है, और आप इसके अलावा देखते हैं आर्बोरीलॉजी। ठीक है, आर्बोरीलॉजी इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर्बोरीकल्चर, आर्बोरीकल्चर जो होता है, आर्बोरीकल्चर में क्या होता है वृक्षों के विषय में। ठीक है, वृक्षों या झाड़ियों का कृषि जो होता है आर्बोरीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन हो गया, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। और एल्गा कल्चर एक होता है, एल्गा कल्चर में होता है कि जिसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के शैवालों की कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये सब हो गया एल्गा कल्चर के अंतर्गत। आई होप मैंने बहुत सारा कंप्लीट कर दिया है, और भी चीज़ें हैं तो आप रूट वर्ड से पता कर सकते हैं। अगर बाय द वे कुछ क्वेश्चन रहा, मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन एक दो और बता सकता हूँ। जैसे हो गया मिरमे कोलाजी होता है एक, मिरमे कोलाजी
मिर्मेकोलॉजी होता है, इसमें चींटियों के अध्ययन को बोलते हैं मिर्मेकोलॉजी। ठीक है, मिर्मेकोलॉजी क्या होता है, चींटियों के अध्ययन को मिर्मेकोलॉजी बोलते हैं। और पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन होता है, पैरासिटोलॉजी। और हीमेटोलॉजी में देखिए आपको पता है, हीमेटो जो होता है, हिम जो वर्ड होता है खून से रिलेटेड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। तो हीमेटोलॉजी जो होता है रुधिर का अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी में। ठीक है, और कॉन्ड्रोलॉजी आपको पता है, कॉन्ड्रोलॉजी होता है उपास्थि से अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी आपने देखा ही। इसके अलावा टेरेटोलॉजी होता है शारीरिक विकास में आने वाले जो असमानता हैं उनको बोलते हैं टेरेटोलॉजी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जैव विकास को, इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इस चैप्टर में देखते हैं जैव विकास के विषय में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर होने वाला है। इसके पहले हम लोग देखे थे प्रमुख उपशाखाओं के विषय में, जो कि बहुत ही अच्छे वे से हम लोग देखे थे। अब देखते हैं जैव विकास, इसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीवन की उत्पत्ति। इसमें जैव विकास में देखते हैं जीवन की उत्पत्ति। जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति होता है 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी पृथ्वी की उत्पत्ति। और इस पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिक और परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें से जब देखेंगे क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थे। प्राचीन समय से ही वायुमंडल में अनुपस्थित जो थे ऑक्सीजन थे, और सब उपस्थित थे उस समय। मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसें प्राचीन समय से उपस्थित थी। और ऑक्सीजन जो था लगभग नगण्य माना जाता था, बिल्कुल ही न के बराबर ऑक्सीजन उस समय पाई जाती थी। ठीक है, तो जैव विकास के विषय में और देखते हैं। इसके बाद देखते हैं वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग, देखिए 2 अरब वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा पहले की बात हो रही है। नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा, युग्लिना में पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो जीव है, नील हरित शैवाल जो है बहुत ही पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ठीक है, और ये सब ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। तो इसको क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। ठीक है, और ये सब जब इनका भोजन बनाना हो तो इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी और अन्य जीवों के विकास में भी सहायक होने लगा। सबसे पहले नील हरित शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है पृथ्वी पर। इसके अलावा देखते हैं डार्विन द्वारा जो प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद जो आधारित है वो है, इसका राइट आंसर देखिए, ओवर प्रोडक्शन की वजह से और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो तीनों ही इसमें स्टेटमेंट पर आधारित है, डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद। ठीक है, ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इन्होंने ही डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को ही बोला जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो प्राकृतिक वर्णवाद को थ्योरी ऑफ, इनका जो सिद्धांत था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है प्राकृतिक चुनाव तथा जातियों की उत्पत्ति 1859 में इसी में छपी थी। ठीक है, तो हम लोग देखिए। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। विकासवाद को जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया गया, चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चार्ल्स डार्विन का यही मत था कि जो प्रकृति होता है क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना जो विकास करती है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या है, डार्विन ने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया है, तो लैमार्क ने सर्वप्रथम समझाया है जैव विकास को, लैमार्क। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैव विकास को इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो लैमार्क थे कहाँ पे, फ्रांसिस के जीव विज्ञान थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उन्होंने ही समझाया कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया। ठीक है, और उन लैमार्क की सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है 1809 में छपी, उसका नाम था फिलॉसफी जियोलॉजिकल। इसी में इस जैव विकास को इसमें समझाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन थ्योरी। ये जो वैज्ञानिक थे कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के उसमें बॉटनिस्ट थे ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, इन्होंने जितनी भी नई जातियों की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट और जो अस्थायी वंशागत थे इसके परिवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखते हैं विकास का सिद्धांत अभी हम लोग देखे थे, डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है बीटल और टैटम ने दिया था। इसके अलावा देखते हैं ओपेरान अवधारणा जो है जेकब और मोनार्ड ने दिया था। विकास का मुख्य कारण जो है प्राकृतिक वर्ण है, इसको हम लोग देख लिए हैं। इसके अलावा देखते हैं जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो इसको देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है। जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लैमार्क के अनुसार उन्होंने बताया था कि जितने भी परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। अगर आप उपयोग करेंगे तो और चीज़ें एक्सप्रेस होती है और अनुपयोग करेंगे तो धीरे धीरे लुप्त अवस्था में हो जाती है। ठीक है, तो यही है इनका यूज एंड डिसयूज प्रयोग। ठीक है, इनका है जैसे जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का जो स्पष्ट है अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल्स में देखें तो आजकल पता है कि जितने भी बदलते वातावरण में जीवधारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं तथा कुछ अंगों का कम उपयोग करते हैं। जैसे मानो देखो हाथों का कितना यूज करता है, पैरों का कितना यूज करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है अधिक प्रयोग किए जाने से जिनका अंग जो होता है बहुत ही सुविकसित हो जाता है। जैसे हाथों का मैं यूज कर रहा हूँ या कोई भी इंसान आम इंसान बिना हाथों के यूज किए बिना तो रह ही नहीं सकता है। तो क्या होता है वो अंग जो होता है और ज़्यादा क्या होता है विकसित हो जाता है, सुविकसित हो जाता है। और जिनका कम उपयोग करेंगे वो क्या होता है धीरे धीरे निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। ठीक है, और निष्क्रिय होते होते धीरे धीरे क्या होता है वो लुप्त हो जाता है और उसके बाद उसे ही बोलते हैं अवशेषी अंग। जैसे मनुष्य के शरीर में जैसे अपेंडिक्स था, मनुष्य की पूंछ थी, ये सब धीरे धीरे क्या होगा निष्क्रिय अवस्था में होते होते लुप्त हो गई। ठीक है, और जो सांप में ऐसा क्यों कहा गया कि अंगों को लोप? सांप में पहले क्या टांग का अभाव बताया, पहले टांग रहा होगा, धीरे धीरे उसका यूज कम करने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोप हो गया, तो ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं भारत की विशाल एवं अन्य बिल्लियाँ में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में ही विलुप्त हो गई उसे बोलते हैं चीता। ठीक है, चीता ही एक अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो है उसको बोलते हैं क्रो-मैग्नान मानुष जो है मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान जो मानव है उसको बोलते हैं होमोसोपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है, तो डेनिसोवन जो है एक आदिमानव जाति है के संदर्भ में है। ठीक है, डेनिसोवन। ठीक है, ये यूरेशिया के जंगलों में लगभग बहुत पहले की बात है 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी डेनिसोवन। ये आदिमानव जाति है। ये IAS के 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो जितना पढ़िए उतना ही कम है, करंट न्यूज़ को खास तौर से देखते रहिए। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कियोप्टेरिस जो है इसको बोलते हैं जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी जो है। ठीक है, इसको बोलते हैं और सबसे सर्वपुरातन पक्षी ने आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, और इसका लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी है और जुरासिक चट्टानों से मिला है आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं आर्कियोप्टेरिस योजक कड़ी है सर्वश्रेष्ठ और पक्षी के बीच का। और इसके अलावा देखिए मैमथ पूर्वज जो है इसका राइट आंसर है, ये है हाथी का मैमथ पूर्वज।
ये हाथी का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट देखिए डायनासोर जो था उसको बोलते हैं मेसोजोइक सरीसृप बोलते हैं डायनासोइक, ठीक है। और डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग में डायनासोर रहे हैं। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले देखिए सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू, मतलब ऐसे करके इवोल्यूशन के विषय में है इनका, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट में।